मान लो कि कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब समझिए, कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी ऐसा है कि उसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें, मान लो कि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई करिए और एनी 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में नो चेंज हो, डिस्टेंस में नो चेंज, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है। समझ में आ रहा है? आवाज जा रही है? यस सर। ओके, तो डिस्टेंस अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज करिए यहाँ पर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस के बीच में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर इसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, यानी नो चेंज हो रहा, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रिजिड बॉडी है। तो मान लो कि किसी रिजिड बॉडी पर, अब यहाँ से इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, इस पर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस रिजिड बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगे हैं। सपोज करो कि एक पॉइंट P1 पर लगा हुआ है, एक पॉइंट P2 पर लगा हुआ है और ऐसे ही करके एक पॉइंट Pn पर लगा हुआ है। तो P1 पर एक फोर्स लगेगा यहाँ पर F1, और पॉइंट क्या है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लगेगा तो x1 के साथ x1, फिर होगा y1 और फिर z1, इस प्रकार से। और दूसरे पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स F2 लगेगा, तो P2 का भी हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर पता करेंगे कि P का पोजीशन क्या है, तो x2, y2 और फिर z2, इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हो। और Pn पर फोर्स Fn लगा हुआ है, तो Pn का भी पोजीशन होगा xn, यहाँ से xn, yn और फिर zn, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगे हैं, तो पता नहीं कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो हमें सारे फोर्सों का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। रिजल्टेंट का मतलब परिणामी, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है। तो यही पूरा मतलब जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, एक रिजिड बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगे हैं और उन सारे फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है यहाँ से, ओके, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। कोई रिजिड बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्स लगे हैं, यही चीज़ यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो चैप्टर है इसमें इसी चीज़ का ध्यान दिया गया है। तो देखिए, जैसे कि मान लो कि ए एक्सिस है, सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है O, यहाँ पर O है और इस साइड में y है, इस साइड में x है और ऊपर क्या है, z है। तो ए रहा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सब फोर्स लगे हैं, P1, P2 ऐसे करके और भी लगे होंगे, तो हम केवल P1, P2 ले करके इस पर हम डिस्कस करेंगे। O इधर x है, इधर y है और इधर z है। सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट P1 है, तो P1 पर हम जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स यहाँ पर जो वर्क करेगा वो फोर्स इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पर F1 फोर्स वर्क करेगा, यहाँ पर फोर्स F1 वर्क करेगा। तो F1 वर्क करेगा तो F1 के कंपोनेंट भी तो होंगे, कुछ x डायरेक्शन में वर्क करेंगे। जैसे मान लो कि ये x डायरेक्शन में, मैं y डायरेक्शन में ले रहा हूँ, फिर मैं x डायरेक्शन में ले रहा हूँ और फिर मैं ऊपर z डायरेक्शन में ले रहा हूँ। तो इस तरीके से इन तीनों के जो कंपोनेंट होंगे ऐसे मैं यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो A हो गया y के डायरेक्शन में y1 और x के डायरेक्शन में x1 और z के डायरेक्शन में z1, ये f के कंपोनेंट हैं। इसी प्रकार से सपोज कर लो कि आगे कहीं पर कोई पॉइंट P2 होगा, P2, तो इस पॉइंट P2 पर भी इसी टाइप से हम कंपोनेंट बना सकते हैं। तो आप यहाँ से सोच लो कि ये
इस तरीके से बन रहा है। ये है F, ठीक है, इसे हम F2 कहेंगे। अब मान लो कि यहाँ से मैं इसमें भी कंपोनेंट बना दे रहा हूँ, इसे ऐसे, एक सेकेंड, ओके। तो इसका भी नाम आप लिख सकते हो यहाँ से, y के डायरेक्शन में y2, x के डायरेक्शन में x2 और फिर z के डायरेक्शन में z2, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही किसी रिजिड बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगे होंगे, तो हम इसके रिजल्टेंट का स्टडी करेंगे। तो पहले एक बिंदु पर जो P1 पॉइंट पर लगा हुआ है, इस पर पहले हम डिस्कस करते हैं। तो P1 पॉइंट पर लगा है, तो मान लीजिए कि P1 का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और z1, ओके। तो अब हम क्या काम करेंगे कि हम पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ से xy प्लेन में। xy प्लेन में हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब सपोज कर लो कि यहाँ से मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा जो इधर जाएगा, वो होगा y एक्सिस पर, ठीक है। तो अब आप बताओ कि y एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस होगी, एक सेकेंड, y एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे y1। यहाँ से लेकर के ये पूरा, सपोज कर लो P1 से मैं यहाँ पर A पर आया और यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये पॉइंट B है, ओके। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो मैं इस Z1 पर मैं फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस Z1 पॉइंट पर, इस Z1 पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि Z1 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने इस पॉइंट P1 से बेस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और यहाँ जो बेस था वहाँ से फिर मैं y एक्सिस पर तो Z1 ऊपर की ओर लगा हुआ है। तो अब देखो इसी B पर मैं क्या काम कर रहा हूँ कि B पर अपने से एक मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन मैं यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ और एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर अपने से मैं यहाँ पर Z1 लगा दे रहा हूँ, Z1 और यहाँ पर Z1। तो किसी बिंदु पर अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दो, Z1 इधर भी Z1 इधर भी, दोनों साइड में Z1, तो उसकी वजह से उस पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पॉइंट B पर जो मैं एक ऊपर Z1 फोर्स लगाया हूँ, एक फोर्स नीचे लगाया हूँ, तो इस पूरे सिस्टम पर Z1 की वजह से कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वस्तु पर कोई, ओके गुड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई, हाँ म्यूट कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मैंने यूज कर लिया है। ये यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे एक सिस्टम सेट करना है, ठीक है, कि फोर्स को प्रॉपर ऑर्डर में लिख के अरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि एक मैं और जो है कि यहाँ से इमेजिन कर रहा हूँ कि पॉइंट O पर एक मैं लाइन और नीचे की ओर खींच रहा हूँ और यहाँ पर इस पॉइंट O पर और एक ऊपर की ओर भी मैं यहाँ पर फोर्स बना रहा हूँ। तो एक Z1 मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ इस तरीके से और एक Z1 मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से। तो पॉइंट O पर भी जो मैंने यहाँ पर फोर्स यूज किया है, पॉइंट O पर Z1 ऊपर और Z1 नीचे, इससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ। इससे भी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ऊपर की ओर बल लगा है, एक नीचे की ओर बल लगा है और दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो मैं बिंदु पर भी दो बल लगाया हूँ, पॉइंट B पर भी और पॉइंट O पर भी। तो ये सिस्टम को एक दूसरे हिसाब से मैनेज करने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। अभी फाइनल जब पहुँचेंगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो सिस्टम है यहाँ पर देखना, जैसे कि पॉइंट यहाँ पर A है और एक जगह पॉइंट B है
और ए रहा ए बी के बीच की दूरी। ऊपर की ओर एक बिंदु लगा हुआ, एक बल लगा हुआ है Z1। ऊपर देखो, ये जो ऊपर यहाँ पर ए से P के एलांग ऊपर जो Z1 लगा है, उस Z1 की कल्पना हम यहाँ भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक Z1 A पर ऊपर P1 की ओर Z1 लगा है और नीचे यहाँ पर B पर नीचे Z1 लगा है। इन दोनों की वजह से एक चीज़ बताओ कि ये जो बीच का जो एंगल है ये 90 होगा कि कम होगा या ज़्यादा होगा? यहाँ जो मैं बता रहा हूँ येलो कलर से, बिंदु ए पर ये जो एंगल है ये 90 होगा कि 90 से कम या ज़्यादा होगा? 90 से कम दिख रहा है, लेकिन चूंकि आप ऊपर से बेस पर एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रा किए हो ना, तो परपेंडिकुलर ड्रा किए हो तो आप कल। अच्छा, एक सेकंड, नेटवर्क इशू है क्या? रुके रहिए। हेलो, अब जा रही है आवाज? नहीं जा रही है। देखो, तो यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो P से बेस में जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है पॉइंट A पर, और A से B को ज्वाइन कर दिया गया है, तो ये बेस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो ये एंगल 90 है। तो यहाँ पर भी 90 है और फिर यहाँ पर भी ये 90 है, दोनों 90 है, भले दिख नहीं रहे हैं लेकिन दोनों 90 है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का सिस्टम बनाएंगे, एक ऊपर Z1 और यहाँ A है, यहाँ पर B है, एक नीचे Z1। इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं बताओ? एक अंग्रेजी एक शब्द पढ़े होगे, कपल ऑफ मोमेंट। कपल ऑफ मोमेंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कपल ऑफ मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों फोर्स में से एक फोर्स यूज कर लेते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस यूज कर लेते हैं। तो जो A से B पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हो, ये किसके एलोंग है? ये एक्स एक्सिस के एलोंग है। तो यहाँ से इसकी जो दूरी होगी ना, ये दूरी x होगी। तो यहाँ से Z1 कैपिटल है और x1 ये जो होगा कपल ऑफ मोमेंट। लेकिन आप बताओ कि A जो है क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में? ओके, गुड। तो जब क्लॉकवाइज में हो रहा है तो क्लॉकवाइज का साइन प्लस होता है कि माइनस? अरे कहाँ से पढ़ लिए हो, ऐसे अंदाजी मार रहे हो क्या? क्लॉकवाइज माइनस होता है। क्लॉकवाइज मैं एक दिन ऑनलाइन सर्च करके दिखाया था, फिर भी भूल गए तुम लोग। क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जज करोगे। तो देखो, ये जो Z1 था, Z1 के कारण एक कपल ऑफ मोमेंट बना, और वो कपल ऑफ मोमेंट क्या है? उसका जो वैल्यू है -x1 इंटू Z1। x1 स्मॉल है और Z1 कैपिटल है, समझे? अब देखो, दूसरा कपल ऑफ मोमेंट यहाँ पर फिर से बन रहा है। वो कपल ऑफ मोमेंट को ध्यान दो, OB के बीच में है। यहाँ पर इसे ऐसे ध्यान दीजिए कि देखिए, O पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है। OB के बीच में ये जो लाइन है और एक फोर्स यहाँ पर, अभी B पर, पॉइंट B पर मैं ऊपर का फोर्स यूज किया हूँ, अभी नीचे का फोर्स बचा है। तो नीचे का फोर्स ये Z1 और पॉइंट O पर ऊपर का फोर्स Z1, ये दोनों यूज करके एक मैं और कपल ऑफ मोमेंट बनाऊंगा। और इस कपल ऑफ मोमेंट का जो डायरेक्शन है, आप इसे बताओ कि ये, एक सेकंड, मैंने उल्टा बता दिया। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ, नीचे वाला तो यूज कर लिया हूँ ना, पॉइंट A पर ऊपर वाला यूज किया हूँ और पॉइंट B पर नीचे वाला यूज करके ये मैं बनाया हूँ। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब मैं जो यूज करूँगा वो इस प्रकार से यूज करूँगा कि पॉइंट
पॉइंट O पर नीचे वाला फोर्स यूज करो, पॉइंट O पर नीचे वाला फोर्स और पॉइंट B पर ऊपर वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स मिल करके O और B के बीच में, OB के बीच में एक फोर्स नीचे की ओर Z1 और एक फोर्स ऊपर Z1, ये दो फोर्स मिल करके कपल ऑफ मोमेंट बना रहे हैं। तो जो दूसरा कपल ऑफ मोमेंट बन रहा है इसका डायरेक्शन कहाँ है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो कपल ऑफ मोमेंट है, ठीक है, कपल ऑफ मोमेंट, जो कपल ऑफ मोमेंट बनेगा इसका जो वैल्यू होगा वो एक फोर्स जो कैपिटल Z1 है और एक डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है y1, तो स्मॉल y1 यूज हो रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका साइन प्लस होगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर बिंदु B पर जो था दोनों फोर्स यूज कर लिया, फर्स्ट टाइम नीचे वाला यूज किया था, सेकेंड टाइम ऊपर वाला, और बिंदु O पर मैंने नीचे वाला फोर्स यूज कर लिया है, अभी ऊपर वाला फोर्स बचा हुआ है। तो फाइनली जो Z1 है, फोर्स Z1 की वजह से, ध्यान से सुनना, फोर्स Z1 की वजह से हमें Z1 की वजह से एक बल की वजह से तीन अलग अलग चीजें मिल रही हैं। वो इस प्रकार है, देखो बिंदु O पर Z1 मिल रहा है जो ऊपर वर्क कर रहा है, और एक कपल ऑफ मोमेंट मिल रहा है जो -x1 Z1 मिल रहा है, और एक जो तीसरा जो मिल रहा है वो बन रहा है y1 के साथ कैपिटल Z1। ओके, कैपिटल Z1। तो इस प्रकार से जो फोर्स Z1 था पॉइंट P1 पर, उसकी वजह से मुझे तीन चीज़ें मिली हैं, और यहाँ तीनों चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो मैं तीनों को यहाँ पर गोला करता हूँ। देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक फोर्स जो Z1 है ऊपर की ओर। ये तीन चीज़ें हमें Z1 की वजह से मिल रही हैं। तो इसमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन को समझिए और उसी का यूज करिए बार बार। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया समझ में? हेलो, क्या हुआ, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो अब देखो, अब मैं इसी की वजह से, Z1 की वजह से जो मिल रहा है उसे मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं। उसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़ो और उसी का यूज करना है। Z1 की वजह से मुझे तीन चीज़ें मिली, तो इसको समझोगे कैसे? इसे ऐसे समझना कि जैसे कि मान लो कि हमें क्या मिलता है, या यहाँ से जैसे कि x होता है, x के बाद कैपिटल Y, मतलब कैपिटल X के बाद कैपिटल Y, और कैपिटल Y के बाद कैपिटल Z। ठीक है, तो मैं मतलब कि Z1 ही यहाँ पर ले लो, x1, y1 और Z1। तो Z1 की वजह से एक फोर्स तो Z1 हमें मिल जा रहा है। दूसरा देखो, ये Z के बाद में साइकिल कौन सा है? Z के जस्ट बाद में x आएगा, तो Z के जस्ट बाद में x आएगा, तो x1 और Z1, और फिर दूसरे बाद में क्या आएगा? Z के साथ फिर y आएगा, तो y1 के साथ Z1। लेकिन इसमें ध्यान देना है, मैं याद करने की बात बता रहा हूं कि जस्ट जो Z1 के बाद मिलेगा ना, उस कंडीशन में वो नेगेटिव होगा, और उसके जब दूसरा बाद मिलेगा तो पॉजिटिव होगा। ये मैं याद करने की एक टेक्निक बता रहा हूं, जैसा कि ऊपर मैं निकाला हूं और ऐसा मैं यहाँ पर बता रहा हूं कैसे याद रखोगे। तो Z1 की वजह से ये दो कपल ऑफ मोमेंट और एक फोर्स Z1 बन रहा है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, ओके। तो अब इतना चीज़ें जब क्लियर है, तो अब देखो यहाँ से मैं एक टर्म फिर से यूज कर रहा हूँ, जहाँ से कि Z1 की वजह से मैंने तो चीज़ें बता दिया क्या बना। इसी प्रकार से आप बताओ कि x1 की वजह से क्या मिलेगा। तो x1 की वजह से जो x1 फोर्स है, तो x1 फोर्स की वजह से तो एक फोर्स x1 मिलेगा, दूसरा उसे समझने के लिए x1, y1 और Z1। तो x के जस्ट बाद क्या है? y है,
तो यानी कि स्मॉल y1 के साथ x1 ये जो है नेगेटिव में रहेगा। और फिर जस्ट दूसरा बात क्या है, दूसरा बात z है, तो स्मॉल z1 के साथ कैपिटल x1। तो ये तीन फोर्स x1 की वजह से इस तरीके से रिड्यूस होंगे। ये चीज़ क्लियर है कि डाउट है? बोलो। क्लियर है सर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम तीसरे के बारे में सोचेंगे। तो तीसरा जैसे कि मान लो कि अब z1 हो गया, x1 हो गया, अब क्या होगा y1। ठीक है, तो y1 हो गया, तो y1 पर अगर हम डिस्कस करें तो y1 के साथ भी तो वही होगा कि पहले x1 आता है, फिर यहाँ से y1 आता है और फिर z1 आता है। तो जब हम y1 के जस्ट बाद देखेंगे तो z है, तो इसका मतलब है कि माइनस z1 स्मॉल और फिर y1 कैपिटल। और जस्ट दूसरा बात का मतलब फिर घूम के यहाँ पर आ जाएगा, साइक्लिक घूमता है। z1 के बाद आगे कुछ है नहीं तो नहीं जाएगा, तो आएगा कहाँ, आगे x1 में है। तो यहाँ से टर्म हो जाएगा, यहाँ से माइनस नहीं x1 और साथ में y1। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से y1 की वजह से तीन फोर्स रिड्यूस हुए। तो अब हम तीनों बलों को एक साथ मिलाएंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को ध्यान से सुनो। रिजल्टेंट में देखो क्या करना है। देखो एक चीज़ का और ध्यान देना, अगर आप बारीकी से यहाँ पर देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ, इसको हटा करके, ठीक है, इसको मैं यहाँ से यूज करके, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये किसके एलोंग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एलोंग जरा देखो तो देखो जो फर्स्ट जो कपल ऑफ मोमेंट यहाँ पर वर्क कर रहा है, फर्स्ट कपल ऑफ मोमेंट ये माइनस x1 के साथ z1, ये किस एक्सिस के एलोंग है बताओ? एलोंग का मतलब किस एक्सिस के अबाउट, एलोंग नहीं, किस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। y एक्सिस की। ओके गुड, y एक्सिस के, ठीक है। तो ये जो बल है ये देखो x1 है और z1 है, तो जो नहीं है उसके अबाउट घूम रहा है, तो ये होगा अबाउट y एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से इसे आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ कि ये जो फोर्स है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कपल ऑफ मोमेंट, सॉरी, कपल ऑफ मोमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसे ही जो ये y1 z1 है, इसको प्रैक्टिकली भी सोचो और लॉजिकली भी सोचो। तो देखो जैसे कि यहाँ से मैं किया क्या था कि जो दूसरा लिया था y1 z1, वो इस प्रकार से मैनेज किया गया था कि यहाँ पर देखो पॉइंट O पर नीचे की ओर z1 और पॉइंट B पर ऊपर की ओर z1 ये वर्क कर रहा था। तो ये z ऊपर की ओर बॉडी को घुमा रहा है और ये नीचे की ओर, और बीच में पड़ रहा है ये x अक्ष, तो इसको किसके अबाउट घुमा रहा है? अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। तो उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो नहीं है उसी के अबाउट घुमाता है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अब इन चीज़ों को बारी बारी से इससे यहाँ से पकड़ करके मैं देख लेता हूँ कि कैसे बाकी टर्म जो है बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं करूँगा क्या कि मैं सबको ऐड करूँगा। सबको ऐड करने का सेंस यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर जो निकाला है z1 की वजह से निकाला है, यहाँ पर जो मैंने बनाया है z1 की, यहाँ देखिए ए जो पहला बना है z1 की वजह से ए दो ठो हैं और y के वजह से ए दो ठो हैं। इसी प्रकार x की वजह से भी अभी लिखा था मिट गया, तो x1 की वजह से जो मिलेगा हमें, x के बाद y है तो ये y1 के साथ x माइनस रहेगा, और फिर y के बाद फिर z है तो z1 के साथ x1 ये जो है प्लस रहेगा।
तो अब हम निकालेंगे कि फोर्स, देखिए टोटल कपल ऑफ मोमेंट, तो कुल मतलब टोटल कहेंगे, टोटल कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। तो जब आप एक्स एक्सिस निकालोगे ना तो पता करो, ठीक है। देखो यहाँ पर आप ऐसे पता कर सकते हैं। वॉइस क्लियर है, घरघरा नहीं रहा है ना? नहीं सर, क्लियर। ओके, तो अब देखिए अबाउट जो एक्स एक्सिस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर एक्स एक्सिस कौन कौन है, यहाँ देखो वाई जेड जो यहाँ पर ऊपर वाई जेड जो लिखा है दोनों प्लस में, और जो एक चीज़ y1 स्मॉल है और z1 प्लस है। एक सेकंड, मैं ऊपर वाले को तो यहीं पर लिखा हूँ ना, यहीं पर लिखा हूँ, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ए वाला वाई जेड हो जाएगा, और यहीं पर नीचे भी है ए भी होगा अबाउट एक्स एक्सिस, जिसमें एक्स नहीं है वही अबाउट एक्स एक्सिस होगा। तो ये हो जाएगा y1 के साथ कैपिटल z1 और माइनस z1 के साथ कैपिटल y1, इस प्रकार से। इसी प्रकार हमें टोटल कपल ऑफ मोमेंट निकालना है अबाउट वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस आप फाइंड करोगे तो वाई एक्सिस जो है एक्स जेड वाला मिलेगा। तो देखो एक्स जेड वाला यहाँ माइनस, हाँ यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखो ये प्लस है, तो मैं प्लस वाले को पहले लिखता हूँ z1 x1 और माइनस x1 के साथ z1। इसी प्रकार होगा, यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा करके लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो टर्म मिलेगा हमें अबाउट जेड एक्सिस, तो जब आप जेड एक्सिस इसको फाइंड करोगे तो जेड एक्सिस के अबाउट यहाँ पर देखो एक छूट रहा है, कहाँ पर, ए नीचे छूटा हुआ है, x1 के साथ y1 और माइनस यहाँ पर एक बना हुआ है y1 के साथ x1, इस प्रकार से। तो ए तो एक बल की वजह से, यानी कि F जो 3 कंपोनेंट में टूटा था, F1 3 कंपोनेंट में टूटा था एलांग एक्स एक्सिस x1, ऐसे एलांग एक्स एक्सिस इधर था x1, एलांग वाई एक्सिस y1 और ऊपर था एलांग जेड एक्सिस z1। तो ये तीनों की वजह से 3 कपल ऑफ मोमेंट मिले, और साथ में एलांग एक्स एक्सिस, देखो एक जो कपल ऑफ मोमेंट है अबाउट काम करेगा और जो फोर्स है वो एलांग काम करेगा, एंड फोर्सेज एलांग एक्स एक्सिस क्या काम करेगा, कैपिटल x1, एलांग वाई एक्सिस जो काम करेगा, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ वाई एक्सिस में कैपिटल y1, इसी प्रकार कैपिटल z1। तो एक फोर्स F को 3 कंपोनेंट में मैंने तोड़ा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इनकी वजह से 3 कपल ऑफ मोमेंट और 3 अलग अलग फोर्सेज, 3 अलग अलग यहाँ पर फोर्सेज x1, y1 और z1, कुल 5 चीज़ों में टूट रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं जब टोटल काउंट करूंगा तो किसी वस्तु पर एक बल दिया है तो एक बल निकाल लिए, तो टोटल बल फाइंड करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं समेशन का। तो जो टोटल होगा, टोटल देखो, टोटल में भी आपकी 6 चीज़ें आएंगी, 6 चीज़ें। टोटल फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस में हम कहेंगे समेशन एक्स आई, समझे। इसी प्रकार से टोटल फोर्स एलॉन्ग वाई एक्सिस करोगे तो ये होगा समेशन वाई आई, और इसको मैं कहूँगा कैपिटल एक्स, इसको मैं कहूँगा कैपिटल वाई। और इसी प्रकार से एलॉन्ग जेड जब एक्सिस की बात की जाएगी तो ये होगा समेशन जेड आई, और इसे कैपिटल जेड से निरूपित करेंगे। तो टोटल फोर्स एलॉन्ग मैंने बात कर लिया। अब मैं बात करूंगा टोटल कपल ऑफ मोमेंट, अबाउट एक्स एक्सिस।
तो अबाउट जब एक्स एक्सिस फाइंड करना होगा तो इसी का समेसन कर दो। समेसन कर दो कैसे, यहाँ देखो एक्स एक्सिस ऊपर लिखा हुआ है वाई आई जेड आई, ठीक है, माइनस जेड आई स्मॉल और वाई आई कैपिटल, और इसको मान लो यल, इसको कैपिटल यल से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार कपल ऑफ मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस हम फाइंड करते हैं तो समेसन लगा देते हैं। अब वाई एक्सिस पर यहाँ जो यखो बना है तो इसे लिखते हैं जेड आई कैपिटल वाई आई माइनस स्मॉल वाई आई और कैपिटल जेड आई, इसको एम से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार तीसरा जब हम फाइंड करते हैं अबाउट जेड एक्सिस तो इसको फाइंड करने के लिए समेसन लगा देते हैं। तीसरे के हिसाब से बना लीजिए एक्स आई और फिर वाई आई माइनस स्मॉल वाई आई और कैपिटल एक्स आई, और इसको एन से डिनोट करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है? हेलो, ओके। इतनी चीज़ें जब क्लियर है तब अब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? रिजल्टेंट की, परिणामी। तो जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तो रिजल्टेंट दो चीज होता है, रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको पता है कि तीन बल अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा अंडर रूट, मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। परपेंडिकुलर होने की वजह से तीनों का स्क्वायर करके सम करके रूट ले रहे हैं, इसको आर से डिनोट करोगे। इसी प्रकार फिर से कैलकुलेट करोगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स के बाद रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो कपल ऑफ मोमेंट को चूंकि ये भी तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, तो इनका भी रिजल्टेंट ये जो आया है इधर एल एम और एन, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसी को मैं एक नया नाम दूंगा जी, ठीक है, जिसे कपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं इसको एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये उस सिस्टम में कैसे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले यहाँ पर बता रहा था, ठीक है, कि एक सिस्टम है, जैसे यहाँ पर O है, यहाँ इधर X है, इधर Y दिया हुआ है, इस साइड Y है और ऊपर Z है, और इसमें कोई बॉडी होगा, बॉडी का फिगर नहीं बनाया है, चलो मैंने बना दिया। इस पर एक बिंदु है P1 और दूसरा बिंदु है P2, ठीक है। तो P1 P2 पर फोर्स लगे हैं, यहाँ पर देखो F1 फोर्स दिख रहा होगा, दूसरे पर F2 फोर्स दिख रहा होगा। तो F1 को तीन कंपोनेंट में तोड़े, एलोंग एक्स एक्सिस x1, एलोंग वाई एक्सिस y1, एलोंग जेड एक्सिस z1। ऐसे ही x2 पर P2 पर भी तोड़ दिए हैं, एलोंग एक्स एक्सिस x2, एलोंग वाई एक्सिस y2, एलोंग जेड एक्सिस z2। इस प्रकार से बना दिए। अब हम पॉइंट P पर Z1 को पकड़ेंगे, तो Z1 की वजह से अब नीचे डॉट डॉट करके बिंदु A पर हम परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इसे समझो कि यहाँ 90 डिग्री पर है, और यहाँ A से फिर मैं Y एक्सिस पर फिर परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ, ठीक है। ए परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है, भले दिख नहीं रहा है। अब पॉइंट बी पर पहुंच गए, तो बी पर एक फोर्स देखो जेड ऊपर सी के एलोंग लग रहा है, और एक Z1 नीचे डी के एलोंग लग रहा है। चूंकि बिंदु बी पर ऊपर भी Z1 नीचे भी Z1, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लगा दिया गया है सेटिंग के लिए। और वही काम बिंदु ओ पर भी किया जा रहा है, ऊपर बल Z1 और नीचे भी बल क्या लगाया गया है, Z1, ठीक है। तो ये चार बल लगाने से इक्वल एंड अपोजिट होने से कोई बॉडी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत सारे फायदे होंगे। क्या फ़ायदा होगा? अब देखो, फ़ायदा ए होगा, अब मैं बाकी सबको यहाँ से मिटा रहा हूँ और यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक फोर्स जो ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है Z1, और नीचे यहाँ जो Z1 काम कर रहा है,
ए क्या करेगा, ए इसे ऐसे रोटेट करेगा, इस प्रकार से रोटेट करने की कोशिश करेगा घड़ी के सीधा दिशा में। तो इसकी वजह से कपल ऑफ मोमेंट आएगा। कपल ऑफ मोमेंट होता है बल इनटू उनके बीच की दूरी। तो ये जो दूरी है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पर यहाँ x1 बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं x1 कर दूंगा। चूंकि घड़ी के दिशा में है क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव। इसी प्रकार से अब मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब देखो, अब एक फोर्स अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इंक यूज कर सकता हूँ दूसरा। ओके, एक सेकेंड, दूसरा इंक मुझे यूज करने के लिए इसको मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन हट नहीं रहा है। ओके, दूसरा इंक मैं ब्लू ले लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ से अब मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ ऊपर की ओर देखो यहाँ पर Z1 वर्क कर रहा है, और ये नीचे की ओर फिर से Z1 वर्क कर रहा है। इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ इस फिगर में। बुक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो और बीच में दूरी है OB, और ये Y एक्सिस पर है तो Y1। तो एक कपल ऑफ मोमेंट इसको इधर घुमाएगा और ये इसको इधर घुमाएगा, तो इस डायरेक्शन में घड़ी के उल्टा दिशा में काम कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कपल ऑफ मोमेंट कैपिटल Z1 के साथ Y1 होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो ये दो कपल ऑफ मोमेंट यहाँ से बन गए और एक फोर्स ऊपर Z1। इसी प्रकार से सब हमें निकालना है। तो बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको यहाँ पर ले चल रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये Z1 की वजह से जो Z1 है यहाँ पर, ध्यान से इसे देखना, मैं यहाँ पर इसी टर्म को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर Z1 है, इस Z1 की वजह से Y1 Z1 माइनस x1 और Z, ये Z एट O एलॉन्ग OZ एक्सिस काम कर रहा है, और बाकी अबाउट देखो ये जो x1 Z1 है अबाउट Y एक्सिस, क्योंकि जो नाम दिया गया है XZ दिया है तो Y एक्सिस काम करेगा। अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया, ठीक है। अगर डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं। और ये अबाउट एक्स एक्सिस, तो वैसे ही Z1 के बारे में सोच लो। वैसे ही यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट कह रहा है इन द सेम वे, यहाँ से पकड़ो, इन द सेम वे द फोर्स x1 एट P1 इज इक्विवेलेंट टू, इसमें भी तीन चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ से मिलेगा आल्सो कंपोनेंट Y1 एट P1 इक्विवेलेंट टू, दो कपल ऑफ मोमेंट एक फोर्स। अब मैं सबका जो है योग करूँगा, तो देयरफॉर 3 फोर्सेज एट P1 आर इक्विवेलेंट। तो जितने कपल ऑफ मोमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट हैं उन्हें मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ से देखो, एक पहला यहाँ पर दिख रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, और दूसरा एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ नीचे दिख रहा है। इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो ऊपर Y1 Z यहाँ पर प्लस में और दूसरा माइनस में यहाँ नीचे यूज हो रहा है, ए बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ओके, गुड, वेरी गुड। इसी प्रकार से यहाँ पर अबाउट Y एक्सिस कर लेना, अबाउट फिर Z एक्सिस कर लेना, तीनों चीज़ें यहाँ पर अबाउट तक ही, अबाउट Z एक्सिस। आगे करें टुगेदर विथ, साथ साथ OX के एलॉन्ग, ठीक है, OX के एलॉन्ग x1, OY के एलॉन्ग y1, OZ के एलॉन्ग Z1, ए मिल गए। अब मैं सबका रिजल्टेंट निकालूंगा। हेंस फॉर ऑल, यहाँ पर देखो लास्ट में अब लिखा है यहाँ से, हेंस फॉर ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट वी हैव। अब सबका योग निकाल लेते हैं। तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस सबका समेसन कर दो, तो इससे कैपिटल एक्स से, ऐसे ही एलॉन्ग वाई एक्सिस सबका समेसन, तो कैपिटल वाई से कैपिटल जेड से, ऐसे ही इन सबको डिनोट किया गया है L और M और N से, और फिर सबका रिजल्टेंट निकाला गया, तीनों परपेंडिकुलर। तो इसी को मैं रूट में लिखा था कि यार रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब इसी का होल स्क्वायर कर दो तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी का जी का कर दोगे तो ऐसा मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है। अब देखो, अब एक नई चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसे समझना कि जैसे कि ये जो ऊपर का ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें r स्क्वायर से भाग दे दो दोनों साइड में, तो आपको मिलेगा
1 बराबर एक्स बाई आर का होल स्क्वायर, वाई बाई आर का होल स्क्वायर प्लस जेड बाई आर का होल स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से नीचे भी ये जो लिखा है इसमें भी जी स्क्वायर से भाग दे दो तो मिलेगा 1 बराबर यल बाई जी का होल स्क्वायर प्लस एम बाई जी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कर दो एन बाई जी का होल स्क्वायर। तो ये तीन स्क्वायर का सम एक, आपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, ये एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है अगर इसके स्क्वायर का सम एक हो तो। समझे कि नहीं समझे? डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे ना? ठीक है, तो उसी बेस पर ये जो रिजल्टेंट आर है ये कहाँ, मतलब ये किसकी दिशा में काम करेगा? तो कह रहा है कि ये उस लाइन के दिशा में काम करेगा, अलोंग द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन, यही जो निकला है एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। वैसे ही ये जो जी है ये कहाँ काम करेगा? ये अबाउट द एक्सिस जिसका डायरेक्शन कोसाइन है यल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी थ्रो ओ, और दूसरा भी पास करेगा ओ से ही। तो ये चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेलो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अब आता है एक थियरम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरम है जिसे कहा जाता है जनरल कंडीशन। हाँ, एक चीज का और ध्यान दे लो, इसमें 6 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? एक्स वाई जेड और एल एम एन, ये 6 को एक साथ मिला करके लिखोगे तो इसको डायनेम बोलते हैं, डायनेम। ठीक है, डायनेम DYNAME जो यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक है, ये डायनेम। तो यही 6 चीज आपको निकालना है, जब भी आगे क्वेश्चन आएगा तो उनमें ये 6 चीजें निकालना होता है। इन्हीं 6 चीजों को कहते हैं कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, एलिमेंट ऑफ द सिस्टम कहते हैं, मतलब किसी सिस्टम पर बहुत सारे फोर्स लगे हैं तो उनका ये 6 चीज़ निकाल लो तो इन्हीं को कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिस्टम। और दूसरा नाम इसका है, इसी को डायनेम। अगर इसको हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट वाइज लिखें या कंपोनेंट में लिखें तो 3 लिख करके फिर सेमी कॉलन लगा करके फिर से तीनों को लिख दो तो इसको डायनेम बोलते हैं, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट एक थियरम है, यही थियरम मैं बता करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल थियरम है। सिंपल थियरम में ये कहता है कि अगर कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी, कोई बॉडी है इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बहुत सारे बल लगे हैं तो उनका जो तो बहुत सारे बल लगे हैं तो, और वो बॉडी किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो, विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था में, न तो इधर घूम रही हो न तो उधर घूम रही हो, किधर न तो जा रही है न तो घूम रही है, चुपचाप शांत है, तो इस स्थिति को संतुलन की अवस्था बोलेंगे या इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, किसी बॉडी पर जो आप पहले से पढ़े हो कि किसी बॉडी पर बहुत सारे बल लगे हो और वो इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। स्वाभाविक सी बात है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताएगा कि अलजेब्राइक सम ऑफ फोर्सेज अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर सेपरेटली जीरो, आल्सो अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट आर सेपरेटली जीरो। सब सेपरेटली जीरो होंगे अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो सिंपल सा आइडिया है, देखो कितना आसानी से है कि जब एक्स वाई जेड होता है इसका होल स्क्वायर आर, अगर इक्विलिब्रियम में है तो आर 0 हो जाता है, आर को यहाँ भर दो 0, तो 3 स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0 हो रहा है और स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव होते हैं तो तीनों सेपरेटली 0 होंगे, तो एक्स भी यहाँ पर 0 होगा, वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो उस चीज़ को यहाँ पर बताया है, अगर मैं इसको क्या कर लूँ बराबर 0 ले लूँ तो यहाँ से सेपरेटली इम्प्लाई कर देगा कि x भी 0, y भी 0, z भी 0, सॉरी उल्टा मैं बता दिया, यहाँ पर निकाला हैंस। इसी प्रकार से अगर कपल ऑफ मोमेंट जो रिजल्टेंट मोमेंट है ए अगर 0 हो जाए, g 0 हो जाए तो इस स्थिति में यल एम एन भी 0 हो जाएंगे। अगर इसको आप उल्टा करना चाहोगे कि मान लो
कि अगर ए एक्स वाई जेड अगर जीरो हैं तो पक्का है कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीनों जीरो हैं तो ये जीरो हो जाएगा, तो कन्वर्सली भी ट्रू है। तो यही थियरम है। ठीक है, तो ये थियरम उम्मीद है समझ में आया होगा कि डाउट है? नो सर, डाउट नहीं।